11th में ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा था जी? आपको पता है ऑप्टिक्स दो ब्रांच में, मतलब ऑप्टिक्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है? एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है। तो 11th में जो आपने पढ़ा था वो रे ऑप्टिक्स था और अभी आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स मीन्स ऑल अबाउट लाइट के प्रोपगेशन, लाइट के बारे में आपको फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें आपको लाइट के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है? रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट एक रे में चलती है, रे की तरह चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है और वेव ऑप्टिक्स के समय हम ऐसा मानते हैं कि ये वेव की तरह चलती है, ठीक है? बट थर्ड भी लोगों का मानना है कि जो लाइट है, ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो लाइट एक तरह से देखें तो ये बहुत मायावी चैप्टर हो जाता है। तो इसमें बताएँगे कि कब रे की तरह आप लोगों को पता होगा कि 11th में आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि रे की तरफ कब ये बिहेव करती है और अभी मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर में आपको इसका वेव नेचर बताने वाला हूँ। आप लोगों ने को समझ में आया था कि रे की तरह कब ये प्रोपेगेट करती है लाइट? अभी सुनाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो आप में से कोई जिसको समझ में आया हो वो बता सकता है क्या कि रे नेचर कब मतलब शो करती है लाइट? वैक्यूम में। वैक्यूम में? ये तो लाइट तो किसी कहीं पे भी चल सकती है। पहले लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ? जी, आप में से किसी ने सही बोला था, फॉर्म ऑफ। एनर्जी। हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बता सकते हो आप लोग कि लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट मतलब ईयर आपने मतलब 11th में अपने आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि इसका रे नेचर आपने स्टडी किया होगा कि ये रे की तरह प्रोपेगेट करती है। ये कब होता है? और ये अब जो मैं बताने वाला हूँ कि मैं बोल रहा हूँ वेव की तरह। जी। तो अच्छा ये आप बता सकते हैं कि वेव से आप क्या समझते हैं? किसी और चैप्टर में आपने पढ़ा है? किसी का वेव प्रोपेगेशन और पढ़ा है आप लोगों ने? यस जी, किसका? सर, डिस्टरबेंस होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस होता है तो वेव नेचर होता है। ठीक है। तो लाइट के केस में भी ऐसा ही होता होगा? यस यस। अच्छा एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अब जब आपने बोला है तो ये बताइए, ये सन है, सन के ऊपर बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं और वहां से हमारे पास लाइट आता है, साउंड नहीं आता। ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, ठीक है? वैक्यूम है मतलब समझ में आ रहा है आपको? वहां कुछ भी नहीं है और सन से हमें लाइट आता है, लाइट हमें आ रहा है बट साउंड नहीं आता। इतने वहां पे सन पे होता क्या है पता है? सन पे दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं और इसमें बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता होगा वहां पे। बट हमें कोई वॉइस सुनाई नहीं देती है। बट हमें क्या सुनाई देता है यहाँ पे? हमें दिखाई लाइट। देता है लाइट। राइट। लाइट। जी। तो लाइट सिर्फ यहाँ पहुंच रहा है और साउंड नहीं पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि बीच में कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलते हो कि लाइट के ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल होना, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, तो आपकी थ्योरी यहीं पे फेल हो जा रही है। तो अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि फिर क्या ये, और मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि लाइट के अलावा और किसका वेव नेचर आपने पढ़ा है? साउंड। साउंड का? जी, साउंड साउंड का। साउंड कौन सा वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव है। और कौन से टाइप का वेव पढ़ा है आपने? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव ये किसके टाइप है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के। ठीक है। तो मतलब आपको प्रोग्रेसिव वेव पता है। अच्छा प्रोग्रेसिव वेव किसका टाइप होता है, सब टाइप होता है? मैकेनिकल वेव सुना है आप लोगों ने? हाँ यस सर। जी मैकेनिकल वेव। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव को समझने से। देखिए
एनर्जी का जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन मीन्स एनर्जी आगे जो बढ़ती है, ठीक है, तो एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए और विदाउट लॉस हुए एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए कोई भी एनर्जी हो वो वेव के फॉर्म में होती है ज्यादातर, ठीक है, चाहे साउंड वेव हो, साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट हो। बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है मालूम है कि पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि लाइट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दो टाइप के वेव आप ऐसा बेसिकली मान सकते हो कि एक जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और एक जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट आपका जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया आपका, और आपका सेकंड हो गया मैकेनिकल वेव। ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया और एक आपका हो गया मैकेनिकल वेव। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट में बच्चों जैसा आप में से किसी एक ने बताया कि वेव तब प्रोड्यूस होता है जब मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो मैं उसी को थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूंगा। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में तो पहली बात तो मैंने ये प्रूव किया कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ? नहीं सर, आ रहा है समझ में। आ रहे जी समझ में। जी। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको एक मतलब जब आपने साउंड वेव पढ़ा होगा तो आपको एक एनालॉजी दी जाती है कि आप ऐसा सपोज करिए कि एक पॉन्ड है, स्टिल पॉन्ड है, ठीक है। आप वहां पे किसी एक जगह पे स्टोन जैसे ही ड्रॉप करते हो, जैसे ही स्टोन ड्रॉप करते हो तो होता क्या है वहां पे, जिस जगह पे स्टोन ड्रॉप करते हो स्टील पॉन्ड में, आप ऊपर हो, आप टॉप व्यू से देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा आपको कुछ देखने को मिलता होगा। जैसे ही आप वहां पे वाटर में, स्टील पॉन्ड में स्टोन ड्रॉप करते होगे तो ऐसा कुछ, ऐसा आपको दिखाई देता होगा टॉप व्यू में, रिपल्स दिखाई देंगे ऐसे। आपका यस। ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमने मीडियम के पार्टिकल को पॉन्ड के स्टिल मीडियम, जो स्टिल पॉन्ड है उसके मीडियम को हमने डिस्टर्ब किया है, ठीक है। अच्छा, यही अगर कोई साइड व्यू, कोई साइड से अगर देखता हो तो, अगर पर्सन कोई साइड से देख रहा हो तो उसे क्या दिखाई देगा ये, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कोई पॉन्ड के साइड में हो, किसी एक साइड में हो, पॉन्ड का साइड होता है ना, ये पॉन्ड के किसी एक साइड में कोई पर्सन हो, ऑब्जर्वर हमारा हो, तो ये क्या देखेगा? इसका ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा बच्चों, इसका ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ से ही, यहाँ से समथिंग ऐसा इसको वेव जैसा आता दिखेगा यहाँ पे। एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए, इस पार्ट में आपको जो ये, इसका मीनिंग क्या है, जो डिस्टरबेंस आपने यहाँ डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस किया है, इस केस में आपने किया क्या है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 11th में, ये सुना है आपने 11th में, ये पॉन्ड वाला एनालॉजी वेव समझाने के लिए? सर। जी। तो इसमें होता क्या है, ऐसा रिपल्स फॉर्म होता क्यों है? तो आप लोग बता सकते हैं ये रिपल्स क्यों फॉर्म होते हैं? सर डिस्टरबेंस की वजह से, जैसे हम स्टोन डालते हैं वाटर में तो। बच्चा ये देखिए, जैसे मीडियम का ये पार्टिकल है, ठीक है, ये ऐसा समझ जाइए कि वाटर, स्टिल वाटर के सब एटम मॉलिक्यूल से बनता है बच्चों, ये आपको पता है कि नहीं? तो ये समझ जाइए यस। कोई एक मॉलिक्यूल Yes, रहा sir. होगा, वाटर का कोई स्मॉलेस्ट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे आ रहा है, तो ये कोई एक मॉलिक्यूल रहा होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, ये सुना है आप लोगों ने? यस। Yes. सुना है ना? अच्छा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता होगा और रिपल्शन कब होता होगा बच्चों, ये आइडिया है? देखिए, ये ना, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ये कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, कभी भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे रहना चाहते हैं बच्चों, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। मान लीजिए इनका चार्जेस है यहाँ पे, मैं एटम्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर एटम्स हैं, ये एटम्स एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है, ठीक है।
अगर इनको दूर किया जाए, ये दो एटम्स ऐसे रहना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे एक दूसरे से, ठीक है, ये हमेशा ऐसे रहना चाहते हैं। अगर ये कोई अवे करे, इसको, इन दोनों को अगर कोई अवे करेगा तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? अपने आप को इक्विलिब्रियम में ब्रिंग करने के लिए। ये समझा आप लोगों को? यस अगर ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए किसी रीजन से, बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, तो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे रहना चाहते हैं? सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर Yes, sir. Yes. ये तो वैसा ही हुआ ना बच्चों, जैसा कि आप एक वॉल पे, ये तो उसी तरह से हुआ ना कि एक वॉल पे आप स्प्रिंग अटैच करके एक ब्लॉक आपने एक सरफेस पे टाई करके रखा हो, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। समझ में आया? जिस मोमेंट आप इसको पुश करके आगे लेके जाते हो, आप फोर्स आगे की ओर लगाते हो जब, तो ये अपने आप को वापस लाने के लिए, देखिए इसके जिस जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है अपने आप को उसी जगह पे लाने के लिए। ये समझा क्या सबको? Yes, यस sir. Yes, sir. अगर आप इसको इस साइड आप पुल करके लेके जाते हो तो ये अपने आप को वापस यही इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है। ये भी समझ में आया आप लोग को? यस मतलब Yes. जिस ओर आप फोर्स अप्लाई करते हो Yes. उसके अपोजिट साइड में करता है। बट बच्चों आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये स्प्रिंग से अटैच ये जो ब्लॉक है इसके साथ अटैच ये रिलेशन आप देखो समझ सकते हो। जब ये ब्लॉक को कोई पुल करके यहाँ लेके चला आया, लेट्स से कि हमने इसको पुल करके, ठीक है, हमने इसको पुल किया और यहाँ लेके चले गए, और जब हम ब्लॉक को रिलीज करते हैं, जब इस ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो क्या होता है? जब ये ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बताना चाहोगे? मैंने यहाँ पे पुल करके लेके आया हूँ, ये ब्लॉक यहाँ पे था ना, मैं इसको पुल करके इस जगह पे लेके आ गया हूँ इक्विलिब्रियम। पोजीशन पे जाएगा. तो क्या आके यहाँ रुक जाएगा बच्चों? No. फिर से जाएगा उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। नहीं नहीं, देखिए यहाँ आके रुकना चाहेगा, लेकिन इसका जो मास है ना, जैसे देखो कोई पर्सन दौड़ते हुए आ रहा है, न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा है बच्चों कि जो रेस्ट में और रेस्ट में रहता है, और जो जिस वेलोसिटी से रहता है उसी वेलोसिटी से रहना चाहता है जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका जो ब्लॉक का जो मास है ना वो इनर्शिया दिखाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से रिलीज होगा, आके यहाँ पे रुकना चाहता है, लेकिन क्या होता है, समहाउ यहाँ पहुंचते इसके पास था, यहाँ से स्टार्ट करता है ये, यहाँ पे जिस समय हम इसको रिलीज करते हैं यहाँ से छोड़ते हैं, सिर्फ हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसको एक साइड खींच के हमने जैसे इसको छोड़ा तो ये यहाँ पे आता है, ठीक है। उस समय देखिए जीरो इसकी वेलोसिटी होती है और यहाँ आते आते ये मैक्सिमम वेलोसिटी पा चुका होता है। रुकना इसको यहीं पे होता है, बट ब्लॉक के मास की वजह से, दैट इज इनर्शिया की वजह से, ये देखो जैसे कोई पर्सन दौड़ के आता हो, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि फील्डर्स जो रनिंग कंडीशन में होते हैं वो बाद में जाके कोलाइड कर जाते हैं बोर्ड से, होर्डिंग बोर्ड से। वो ऐसा क्यों होता है? इसके पास आ जाता है इनर्शिया, यहाँ पे आके ये रुक नहीं पाता, ये कहीं और अंदर आके रुकता है। फिर इसको रियलाइज होता है, ओह मैंने तो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पीछे छोड़ दिया है। फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए यहाँ आता है, वापस इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये आगे जाता है, और इस तरह से ये बार बार अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहता है बच्चों? ऑसिलेट करते रहता है। ये सबको समझ में आया क्या? यस Yes, sir. Yes. जी। तो आपके यहाँ पे भी देखिए, आपने जब ये दो पार्टिकल को एक दूसरे से अवे किया है तो ये इक्विलिब्रियम पे आना चाहते हैं, और जब बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया है एक दूसरे के तो भी ये इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है। ये पार्टिकल भी स्प्रिंग की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो मीडियम की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। मीडियम की इस प्रॉपर्टी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाना, जैसे ही फोर्स रिमूव हुआ, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? Elasticity. Elasticity property. हाँ तो जी, तो इसमें मैं ये समझाना चाहता था आप लोगों को
जी, आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि मीडियम के पास अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, साउंड वेव के लिए मैं बता रहा था बच्चों कि ये वेव पॉसिबल क्यों होगा, ठीक है? इसमें ये पॉसिबल क्यों होता है, इसको समझना कैसे है? अगर ये जब तक आप ये एनालॉजी नहीं समझते हो, तो आप बहुत ज़्यादा वेव को समझ नहीं पाते। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जबकि मीडियम पार्ट में पार्टिकल नहीं है, बट उसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस नहीं समझोगे, तब तक आपको बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आप ये समझ गए, आप लोग को समझ में आया इतना? Yes. Yes, sir. तो हम स्टार्ट करते हैं आगे वाले पार्ट से, ठीक है? तो ये देखिए, ये मीडियम के पार्टिकल के ऊपर जिस समय आपने यहाँ से देखिए ये स्टोन आपका आ रहा है और ये स्टोन है आपका। ये स्टोन आके इसको हिट किया, ये मीडियम के इस पार्टिकल को हिट किया, मीडियम के इस एटम को हिट किया, ये एटम क्लोज आ जाएँगे बच्चों, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया होगा। Yes. एक दूसरे के क्लोज आ गए होंगे, तो ये कैसा जाना चाहते हैं इक्विलिब्रियम पे, बट इक्विलिब्रियम पे जैसे क्वेश्चन के पास वेलोसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं ये, तो ये बार-बार इसी कंडीशन में घूमता रहता है। तो मीडियम का जो पार्टिकल है बच्चों, वो क्या करते रहता है अपनी जगह पे, ये जो पॉन्ड वाले केस में मीडियम का पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करते रहता है। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, Yes. sir. अच्छा, मैंने अभी भी बताया कि मीडियम का ये एटम इस एटम से भी मतलब ये देखिए इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला था। सब में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। जैसे ये अवे जाता है बच्चों, ये ऊपर अगर मान लीजिए ये पार्टिकल जिस पे स्टोन ने हिट किया है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है ये सब भी इसके पीछे पहले तो इसको अपोज भी करते रहते हैं ये, इनर्शिया भी ऑफर करता है और इसके पीछे-पीछे ये भी जाता है जब इनर्शिया को ये ओवरकम कर जाए, तो इसके पीछे जाता है। तो देखिए ऊपर जाता है, बाकी भी मीडियम के पार्टिकल इसके साथ डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये कैसा बन जाता है पता है बच्चों? ये कैसा दिखते रहता है? टाइम के साथ ये वेव जैसा दिखते रहता है। समझ में आया? Yes, sir. ये सब लोगों को बच्चों सुनाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes. Yes. जी। तो मीडियम के पार्टिकल्स तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म हो रहा है ये, जब आप टॉप से देखोगे तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वेव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। जहाँ-जहाँ ये पार्ट है वहाँ पे क्रेस्ट बन चुका है। समझ में आया? और जहाँ पे आपका ये स्पेस जैसा दिख रहा है गैप, यहाँ पे ट्रॉप, फिर क्रस्ट ट्रफ बनते-बनते यहाँ तक पहुँचा। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये जा रहा है। किसी एक डायरेक्शन में नहीं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। लेकिन आप टॉप व्यू से देखते हो तो पूरा सभी जगहों पे क्रेस्ट एक साथ पहुँचा है। सेम टाइम पे, तो ये एक रिपल्स की तरह ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है। सेम टाइम समझ में आया बच्चों ये? Yes. ये Yes. रिपल्स की तरह क्यों दिखाई देता है? ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से जिस जगह मीडियम के जिस पार्टिकल को आप डिस्टर्ब करते हो, वहाँ से डिस्टर्बेंस एनर्जी जितना आपने डिस्टर्ब किया है, ये सभी पार्टिकल्स को गया जिसकी वजह से ये वेव लाइक स्ट्रक्चर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन होता क्या है कि सेम टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस उस पार्टिकल से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में किए रहते हैं, तो सबका अगर हम लेके एक अगर ये रेडियस लेके अगर हम ड्रॉ करें सर्कल, तो यहाँ पे प्लेन में बता रहा हूँ जो पॉड वाले केस में, तो यहाँ पे ये हमें क्या बताएगा, ये वेव फ्रंट जैसा हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? वेव Front. फ्रंट किसको बोलते हैं? ये समझ जाइए कि वेव सेम टाइम में जिस जगह से जिस जहाँ से स्टार्ट हुआ है डिस्टर्बेंस, वहां से सेम टाइम में कितने डिस्टेंस पे पहुंचा है, उन सभी का फेज सेम होता है, उन सभी को एक साथ सेम रेडियस जैसे यहाँ तक अच्छा एक बात बताइए, स्पीड ऑफ हर किसी का स्पीड होता होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Speed in Into time. Good time. जी। तो एक बात बताइए ना आप लोग, मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस होगा, उसकी कुछ तो स्पीड होगी, कांस्टेंट Yes. स्पीड होगी। और मैंने क्या बोला है सेम टाइम बाद, लेट्स से अगर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड 5 है और हम मान रहे हैं कि 1 सेकंड बाद, तो ये 5 into 1 हमें क्या देगा?
डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला कि ये डिस्टरबेंस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 सेकंड बाद ये सारे जितने भी 5 पे पहुंचे होंगे, 5 मीटर पे पहुंचे होंगे लेट्स से, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर पे जो पहुंचे होंगे, ये सबका मैंने क्या किया, यहाँ से एक डिस्टेंस लिया, इसको रेडियस कंसीडर किया, और इन सबको जब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये मेरा जो ये सारे पार्टिकल जो है, ये सब के सब क्या माने जाते हैं, सेम फेज में। ये सभी के सभी क्या माने जाते हैं, Same phase. मतलब Same एक ही phase. समय में पहुंचे है ना बच्चों, एक ही डिस्टर्बेंस से एक समय में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में पहुंचे है ना। यस। जी, तो ये जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको? Wave front. जी, इसको मैं और समझाऊंगा। ये एक्चुअल कंडीशन लाइट और साउंड के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। वहां का वेव फ्रंट जो है, ये 3 डायमेंशनल होगा। समझ में आया? वो स्फेरिकल होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा। ये मैं पॉन्ड के केस में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पता भी होगा वैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा आप लोगों को और अच्छे से बताने का। ये आप लोगों को समझ में आएगा? ये एनालॉजी समझ में आया क्या आपको? यस सर। जी। तो एक बात बताइए ना, ये जो स्प्रिंग वाले केस में वापस आ जाइए। आप इसको एक साइड पुल करके जब आप इसको मीन्स एक साइड पुल करके जब आपने इसको जाने दिया है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड में परफॉर्म करता है। यस। Yes. जी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी आइदर साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा सकता है बच्चों, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिस पोजीशन से ये हमेशा अगर ऐसे छोड़ा जाता और जितना भी लंबा छोड़ा जाता है, ये इसी पोजीशन में होता है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर आप लाके, मतलब जितना दूर जा सकता है ये, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। आइदर साइड में, ये दोनों साइड में उतना ही होगा। ये आइदर साइड में अपने बीन पोजीशन से आइदर साइड में मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये समझ में आया आप लोगों को? यस। Yes. ये देखिए, तो ये जो पार्टिकल है, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन किसे बोलते हैं, ये समझ गए आप लोग। आप लोगों को पता है ऑसिलेशन मतलब क्या होगा या एक वाइब्रेशन मतलब क्या होगा? यस सर। जी, बता सकते हो ये? अच्छा ठीक है, ये पार्टिकल देखो, बीन पोजीशन से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। क्या ये एक ऑसिलेशन है? नहीं सर, फिर से नेगेटिव पे जाएगा, Negative. फिर से मेन पोजीशन पे आएगा। गुड, सही, बहुत अच्छे। एक बात समझ में आया ये? तो इसे एक ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा समझते हो। आपका नाम क्या है बच्चों? जिसने ये आंसर किया था उसका नाम क्या है? सर अक्षय। जी, अक्षय। तो बहुत अच्छा, आपने सही बताया। ठीक है। अच्छा, ये जो एक ऑसिलेशन करने में समय लेता है ना बच्चों, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता सकते हो आप? एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन, इसमें कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड। जी, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसे? टाइम पीरियड। ये आप लोगों को पता है क्या? बाकी लोगों को भी पता है ये? Yes, sir. जी। ये अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऑप्टिक्स को थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ, इस पार्ट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एनालॉजीज़ है, इसे मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है? जी। तो इसे बोलते हैं, जितना एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये समझ में आया सबको? यस। जी। अब Yes. मुझे क्या समझाना है? देखिए, अच्छा फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, पता है आप लोगों को? Number of oscillation per unit time. वेरी गुड। और फॉर्मूला में कैसे दिखाते हैं बच्चों? n is equal to 1/t, मतलब रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। हाँ जी। मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि बच्चों, अगर किसी पर्सन का जब भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आज तो बहुत मॉडर्न टाइम चल रहा है, मीन्स ऐसे डिवाइस डेवलप हो चुके हैं कि पर्सन को लगा लेते हैं और पता चल जाता है। ओल्ड टाइम में डॉक्टर आता था और आपने देखा होगा कि रिस्ट पर्सन का होल्ड करके अपना वॉच देखता था। जब किसी का कुछ भी हेल्थ का इश्यू होता था, तो ओल्ड डेज में, अभी भी देख सकते होंगे कि बहुत बार डॉक्टर आज भी जो अच्छे प्रैक्टिशनर पहले के हैं,
वो क्या करते हैं, रिस्ट फोल्ड करते हैं और अपने वॉच को देखते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा, आप लोगों को आपने ऐसा देखा है क्या? हाँ जी, No. नहीं जी, वो क्या करता है पता है कि हमारी मतलब हार्ट जो है ये जो पंप करता है, तो उसकी वजह से बच्चों वहां पे ना 72 टाइम्स ये लबधब की आवाज उनको सुनाई देनी चाहिए, 72 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी मतलब आप लोगों ने नहीं सुना है तो जाने देते हैं इसको। फिर कुछ और बताता हूँ आपको फ्रीक्वेंसी के लिए। आपने नहीं ये, आप में से कोई भी नहीं ये देखा है क्या डॉक्टर्स को ऐसे सर पल्स काउंट है क्या? पल्स काउंट लेते हैं। कि पल्स काउंट? जी, पल्स काउंट। तो 72 होता है समथिंग ह्यूमंस का Yes. कितने टाइम में? अच्छा, ये मतलब आप लोगों को नहीं पता है तो इस पे अगर एग्जांपल दूंगा तो ये एग्जांपल पहले ही फेल हो जाएगा। अच्छा, ये बता सकते हो आप लोग कि डे नाइट कितने टाइम में होता है जी? आज अगर मॉर्निंग के 4 हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग का 4 कब होगा जी? 24 hours पूरा कंप्लीट 24. करके। जी, एक बार के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 24। ये पीरियोडिक टाइम की तरह नहीं दिख रहा है आपका? और Yes. ये समझ में आया? तो ऐसे ही बच्चों इसको मतलब अगर हम बताना चाहें कि ये एक बार जो टाइम आया है मतलब 24 आवर्स वाले में, वो दोबारा कब आएगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आप बोलते हो 1/24। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/24। 24 आवर्स में एक बार ना। Yes. यस। जो पीरियोडिक टाइम का आपने बताया ना, पीरियोडिक टाइम का जो इनवर्स निकाल के आप फ्रीक्वेंसी दिखाते हो, ये वही है। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्स। Hertz. हर्ट्ज मतलब क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज कुछ अलग यूनिट नहीं है, ये सेकंड रेज टू -1 है। पीरियोडिक टाइम किसमें होता है? सेकंड्स में ना। 1/सेकंड को आप क्या लिखते हो? सेकंड रेज टू -1। Second inverse. Yes. इसी को आप हर्ट्ज के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आइए अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करता हूँ। आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि आप रेडी हो चीजों को समझने के लिए। इतना आप लोगों को समझ में आया है? Yes, sir. यस सर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों कि वेव्स दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक क्या है आपका? मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव को बच्चों ये मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसको इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ये जितना मैंने बताया है, इसके लिए इसको जरूरत पड़ती है। समझ में आया बच्चों? जब आप मैकेनिकल वेव स्टडी करते हो, साउंड या कुछ और मटेरियल वेव, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर ऐसे देखिए लूप्स फॉर्म होते हैं, या कहीं और आप कुछ भी स्टडी करते हो जहाँ मटेरियल मीडियम आया, वहां पे वेव फॉर्म हुआ, तो जो भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या होगा? मटेरियल मीडियम में, मटेरियल मीडियम की वजह से हो रहा है, दैट इज ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव। ये सब क्या है? Mechanical wave. मैकेनिकल जी। वेव। और हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो लाइट को हम स्टडी करने वाले हैं, समझ में आया? लाइट का जो प्रोपगेशन का नेचर हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रो। Electromagnetic. जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इनको इनको बच्चों मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आया ये आपको? तो फिर ये प्रोपोगेट कैसे करती होगी? आप लोगों में से किसी बच्चे ने बताया था कि ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. जी, आप में से देखिए शुरू में किसी ने बताया कि सर वेव मतलब एनर्जी का प्रोपगेशन, डिस पार्टिकल जब मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो होता है, ऐसा बताया था ना आप में से किसी ने? Yes.
जी, तो मैंने अब भी बताया कि सन पे बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं। लाइट तो आती है हमारे पास, बट साउंड नहीं आती, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए रहता है बच्चों? मटेरियल मीडियम। मटेरियल Material मीडियम, medium. मैकेनिकल वेव है, तो वो नहीं आ पाती। लाइट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि लाइट आ पाती है हमारे पास? अब ये कैसे प्रोपोगेट करती होगी जी? तो लाइट जब आप बोलते हो कि बच्चों लाइट कौन से वेव के फॉर्मेट में आगे प्रोपोगेट करती है, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic. इसी नेम में छुपा हुआ है बच्चों इसके बारे में। यहाँ पे दो फील्ड होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। लाइट जहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है, तो एक टाइनी सा समझ जाइए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड डेवलप हो जाता है। देखिए जैसे ये एक पार्ट हो बच्चों, और एक मैं एनालॉजी बता रहा हूँ, ये डायग्राम ऐसे बना नहीं सकता हूँ, 3D में थोड़ा समझाना अगर मुझे होता, तो ये ऐसा होगा कि ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो बच्चों, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आया? तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ प्रोपेगेटिंग ऐसा बोला जाता है। ये देखिए इसके अलावा बच्चों चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज होने को बच्चों ऐसा दिखा सकता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है। अब बोलोगे वेव ड्रॉ किया है आप लोगों को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes. यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूँ, तो आपको लगेगा कि मैं वेव जैसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये चेंज का बता रहा हूँ बच्चों। चेंज मतलब देखो, ये जब मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब है कि ये 0 है, ये लाइट अगर इस ये मीन मीन पोजीशन दिखाने वाला है। अगर चेंज बता रहा हूँ, तो देखिए एक टाइम मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम होना, 0 हो जाना, फिर अदर साइड में मैक्सिमम होना। समझ में आया? तो ये मैं बच्चा एक्स वाई बना नहीं पा रहा हूँ। ये समझिए कि ये पेन को समझ जाइए, एक एक्सिस है, और इसके अबाउट ये देखिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, और इसके परपेंडिकुलर रखा हो एक, उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? Current. नहीं, वहां पे नहीं जा रहे हम लोग। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किसको प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. समझ में आया? चेंज देखो, चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इसमें जो यस। चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा, और इसमें जो चेंज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया बच्चों? और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? प्रोड्यूस करते रहते हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। इनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए, किसी एक पॉइंट पे सन पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, कोई एक मीडियम का पार्टिकल ऐसा हो जाता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता होगा, एक पॉइंट पे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, और उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, और इसकी वजह से वेव जो है दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये जो कैप वाला पार्ट है, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, ये चेंज इन मैग्नेटिक, और इसका डायरेक्शन, वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन जहां ये दोनों मीट कर रहा है, दैट इज ये पॉइंट। देख रहे हो आप लोग इनको परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर समझ सकते हो आप लोग? यस Yes. सर। Yes, sir. उसके परपेंडिकुलर वेव आगे आगे जाता रहेगा, और यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये जो पार्ट है, जो कैप है, इसके अलोंग भी चेंज हो रहा है, और जो पेन है उसके अलोंग भी चेंज हो रहा है, और ये इन दोनों के अलोंग जो चेंज हो रहा है एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वेव को अब किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद को खुद प्रोपोगेट, सेल्फ प्रोपोगेटिंग है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से ये आगे आगे भी जा रहा है, और एक दूसरे में चेंज को प्रोड्यूस भी करते जा रहे हैं।
इनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती है। ये समझा क्या आप लोगों को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव्स, इसीलिए क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ प्रोपगेटिंग। इनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या होते हैं? सेल्फ, propagating. हाँ जी, सेल्फ प्रोपगेटिंग क्यों होता है? क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बार-बार मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक को, और इस तरह से ये आगे जाते जाते हैं। इनको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आप लोगों को देखिए इसके वेव एनालॉजी को समझाने के लिए और इसके सेल्फ प्रोपगेटिव नेचर को समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि एक घर है आपका, और यहाँ पे सनराइज हुआ हो, इस डायरेक्शन में, आपके घर के इस डायरेक्शन में सनराइज होता हो, और यहाँ पे आपने एक विंडो ओपन किया छोटा-सा, यहाँ पे आपने एक छोटा-सा विंडो ओपन कर दिया है, यहाँ एक विंडो है आपके पास, और इसके बाद लाइट यहाँ से आई और आपके जो आपका घर है इसमें 4 कमरे हैं, ठीक है? और इसके बाद यहाँ विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, और यहाँ पे विंडो है। तो आप बता सकते हो कि ये कमरा अंधेरा होगा कि लिट होगा? कोई बता सकता है आप में से? बच्चों सुनाई दे रहा हूँ मैं? Yes, sir. जी, ये कमरे में अंधेरा होगा कि यहाँ पे भी लाइट पहुँचेगी? देखिए, लाइट पहले यहाँ तक आया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा कम, बट लाइट यहाँ पे भी पहुँचेगा, बस इंटेंसिटी अलग हो सकता है। इंटेंसिटी अलग हो सकता है बट लाइट यहाँ पे भी पहुँचेगा। कैसे? ये वेव की तरह करता है। देखो जैसे फ्लड आता है, आप कहीं से एक पार्ट खोलो तो वाटर अंदर आ जाए, फिर यहाँ पे भर जाने के बाद, समझ में आया? ये तो सेल्फ प्रोपेगेटिंग है ना। आपने अभी भी देखा कि लाइट का अगर एक लाइट कुछ भी यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक को, इस तरह से ये जहाँ पे भी डायरेक्शन पाते हैं चले जाते हैं। वाटर को देखिए बच्चों, वाटर को आपने देखा है जहाँ पे भी इनको जगह मिलती है वाटर चले जाता है कि नहीं? समझ Yes. जाओ कि फ्लड लाइक कंडीशन हो, पूरा शहर भरा हुआ और ये आपका डोर है। यहाँ जगह मिला, जैसे ही आपने दरवाजा खोला तो वाटर अंदर आ गया, जहाँ-जहाँ जगह मिलता है वाटर अंदर चला जाता है। तो वाटर का सरफेस तो वेव नेचर दिखा रहा है, जा रहा है तो। ऐसे लाइट को भी बच्चों जहाँ जगह मिलता है ये वेव नेचर शो तो करता है। आप लोग को समझ में इसी तरह से समझ में आया लोगों को कि ये वेव नेचर होता होगा। ये जहाँ-जहाँ इसको जगह मिला ये लाइट अंदर आते चला गया। इस तरह से ये पार्ट भी आपका क्या हो जाता है? लिट हो जाता है। तो आप लोगों ने जो 11th में पढ़ा था कि रे नेचर होता है, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता था, ये बताने के लिए कि लाइट सर्टेन कंडीशंस में रे की तरह बिहेव करती है और यहाँ पे वेव की तरह। तो ये एग्ज़ाम्पल जो था, लाइट के वेव नेचर को दिखाने के लिए बहुत एप्रोप्रिएट एग्ज़ाम्पल था। यहाँ पे आपको समझ में आता है कि अगर लाइट एक रेक्टिलिनियर में जाता तो सिर्फ इतने पार्ट तक ही लाइट को आना चाहिए था, बाकी जगह पे लाइट अंधेरा रहना चाहिए था। बट आप ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे भी ये भी कमरा, इसमें भी लाइट है, इसमें भी लाइट है, इसमें भी लाइट है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकती है। अब मैं समझाऊँगा कि इंटेंसिटी क्या होता है, बट आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस जी। सर। तो ये वाले पार्ट में बच्चों देखो, ये तो वैसे ही हुआ ना, ये तो लाइट, लेकिन ऐसा ना जाके बच्चों लाइट कैसा जा रहा है देखो, वेव की तरह। कैसा जा रहा है? वेव की तरह। इस कमरे में पहुँच गया, तो यहाँ वाला जो वेव था, यहाँ जो पहुँचा, वो यहाँ से वेव स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से यहाँ पे जब पहुँचा, जैसे देखो फ्लड होता है, यहाँ पानी पूरा भरता है, फिर वहाँ से जहाँ पे जगह मिलता है चले आता है, ऐसे यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये भी भरता चला गया, फिर समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. और यस इस तरह सर। से इस कमरे में भी लाइट पहुँचता है। तो इसीलिए लोगों ने, बाद में साइंटिस्ट ने माना कि लाइट, ये कौन-सा नेचर हुआ बच्चों? ये रे नेचर तो नहीं हुआ लाइट का, Wave जो आपने nature. 11th में वेव पढ़ा था नेचर। रेक्टिलिनियर, ये वेव नेचर हो गया। जी, तो अब ये वेव नेचर को और अच्छे से समझते हैं। जी, ये देखिए, ये जो
अभी आपने देखा कि लाइट का वेव नेचर देखा आपने? आप लोगों को समझ में आया है आज का? यस सर। जी। तो टाइम है ना आप लोगों के पास? यस सर। जी। तो देखिए ये पार्ट और अच्छे से समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपके पास मतलब अच्छा लाइट के बारे में स्टार्टिंग में लाइट को बहुत कुछ एनालॉजीज़ मीन्स ऐसा लाइट ना आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लाइट आज के समय में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो लाइट के बारे में न्यूटन ने क्या बोला था किसी को पता है? न्यूटन ने क्या एज़्यूम किया था? अच्छा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है क्या आपको? अच्छा बच्चों इंटेंसिटी पता है? यस सर, लाइट किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंटेंसिटी बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इंटेंसिटी आपको सुनाई देता है। ये इंटेंसिटी होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? हाँ जी, बोलिए। देखिए इंटेंसिटी मतलब अगर आप डेफिनेशन देखने जाओगे डिक्शनरी में किसी अच्छे, तो उसमें लिखा होगा बच्चों स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। सुनाई दिया आप लोगों को? यस। Yes, sir. जी। अच्छा ये स्ट्रेंथ मतलब आप कैसे समझ सकते हो? देखिए, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो जब सनराइज़ होता है उस समय अगर सन को देख रहे हो, समझ में आया? नेकेड आइज़ से आप देख रहे हो विदाउट एनी अ, मीन्स स्पेशल काइंड ऑफ ग्लासेस आप जब देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देता है? आप सन आसानी से देख पाते हो कि आपको प्रॉब्लम होता है? आसानी से देख सकते हैं, हाँ जी, इजीली देख पाते हैं। ईज़िली देख पाते हो। लेकिन यही अगर आपको 2 बजे या 1 बजे दोपहर के टाइम में आपको बोला जाए कि अब आपको सन को देखना है, तो आप आसानी से देख पाओगे? नो। 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 समर डेज़ में? नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे जी? तब उसका इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बच्चा, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है, तो आप इसको इसी तरह से बताते हो कि इसका स्ट्रेंथ इस समय में क्या है? ज़्यादा है। दैट इज़ इसकी इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ये समझ में आया? तो ये है यस। इंटेंसिटी। समझ में आया? यस समझा सर। आप लोगों को? तो देखो समटाइम्स एयर के बारे में भी हम इंटेंसिटी एयर का भी बता सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखो स्ट्रेंथ अलग-अलग हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ अलग-अलग हो सकता है। कोई-कोई मैग्नेट आप बचपन में जब मैग्नेट से खेलते होगे तो मैग्नेट बहुत बड़ा रहता होगा, बट उसकी स्ट्रेंथ कम रहती होगी, तो आप बोल सकते हो कि इसका स्ट्रेंथ इसकी इंटेंसिटी क्या है? इसका इंटेंसिटी इसके फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? वीक है। समझ में आया? यस सर। यस जी। सर। तो मैंने इस एग्ज़ाम्पल में ऐसा बोला था कि इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकता है, यहाँ इंटेंसिटी कम हो सकता है, लेकिन लाइट पहुँचेगा। तो इंटेंसिटी एक अदर चीज़ हुआ। समझ में आया? तो इंटेंसिटी को बाद में हम एड्रेस करेंगे। अभी हम न्यूटन पे आते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवरी जब से ग्रेविटेशनल का किया था, तब से न्यूटन बहुत बड़ा नेम था पूरे यूरोप में, ठीक है? और यूरोप में ही डिस्कवरीज़ उस समय में हो ही रही थी। तो न्यूटन ने लाइट के बारे में भी डिस्कवरी की थी। लाइट के बारे में न्यूटन का मानना था कि लाइट जो है, ये पार्टिकल्स होते हैं। लाइट क्या होता है? पार्टिकल्स। पार्टिकल। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स जिसको कि नाम दिया इसने कार्पस्कल्स, ठीक है? तो इसका थ्योरी ही कार्पस्कुलर थ्योरी पूरी न्यूटन की है, जो कि आगे चल के पता चला कि ये रॉन्ग है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अपने घर में जो एलईडी लाइट देखते हो या कोई लाइट का सोर्स देखते हो, तो ये बताइए उसमें से अगर न्यूटन सच होते, तो उसमें से अगर पार्टिकल निकल रहा होता, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए था कि आपका वो जो सोर्स है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, वो सोर्स डिक्रीज़ होना चाहिए था कि नहीं? अगर पार्टिकल किसी में से निकल रहा हो, तो वो श्रिंक करना चाहिए था कि नहीं? छोटा होना चाहिए था कि नहीं? कुछ तो ऐसा पता चलता है कि इसमें से पार्टिकल निकला हुआ है। आप लोगों को समझ रहा है? यस सर।
जी, तो इस न्यूटन ने किस बेसिस पे ये अजम्पशन किया होगा? न्यूटन तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो तो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन करता था। फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो न्यूटन के कुछ तो ऑब्जर्वेशन रहे होंगे जिसके बेसिस पे उसने ये बोला होगा। तो यहाँ पे आता है लाइट के सर्टेन प्रॉपर्टीज आती है। लाइट कुछ प्रॉपर्टीज शो करती है, उसमें से आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है 11th में, पढ़ा है? सर यस सर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता होगा? सर एक प्लेन में अगर एक लाइट आ रहा है एक डायरेक्शन से तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। बच्चों, हम जो देखते हैं ना, ये देखना भी नॉर्मल जो काम है ना, ये रिफ्लेक्शन का ही देन है। हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? लेट सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे पूरा अंधेरा है, ठीक है? जब लाइट इस पे पड़ा और ये यूजर जो भी मतलब जो ऑब्जर्वर है, ये लाइट देखो, लाइट इसके ऊपर कहीं ना कहीं से आके लाइट इसके ऊपर फॉल करता है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आईज को जाता है। जब इसकी आईज को जाता है तब जाके ये इसको देख पाता है। सपोज अगर मान के चलिए कि पर्सन की आईज इस साइड होती है और लाइट इसके ऊपर पड़ता भी, तो क्या ये इसे देख पाता है इस ऑब्जेक्ट को? नो देख पाता क्या? नो जी। तो यहाँ देखिए, मैं आप लोग को यही बताना चाहता था कि रिफ्लेक्शन, और आप मिरर के सामने खड़े होते हो, अपने आप को डेली देखते होगे आप लोग। आप में से बहुत से लोगों का ये ऑब्जर्वेशन होगा कि जो आप अपने आप को देख पाते हो, ये भी लाइट का एक रिफ्लेक्शन की ही प्रॉपर्टी की वजह से हो पाता है। इसके अलावा भी आपने 11th में ऐसा पढ़ा होगा कि एक मिरर रखते थे और यहाँ से लेज़र लाइट आता था, ऐसा कुछ आता था ना? फिर जिस जगह पे बीट करता था, वहाँ पे हम सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। और ये लाइट क्या करता था, जितने एंगल पे आया रहता था, उतने ही एंगल पे वापस चले जाता था। ये लाइट का कौन-सा नेचर है? रिफ्लेक्शन वाला नेचर है। समझा आप लोगों को? तो लाइट कौन-सी प्रॉपर्टी शो करती है? रिफ्लेक्शन की। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। और ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, तो ये न्यूटन को बहुत अट्रैक्ट की। रिफ्लेक्शन किसका होता है? अगर एक बॉल को आप वॉल पे मारते हो तो बाउंस बैक होता है कि नहीं? यस यस। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वैसी लग रही है, तो न्यूटन ने अपने कार्पस्कुलर थ्योरी से इसको तो जस्टिफाई कर दिया। बट आपको पता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर लाइट इस साइड से लाइट आ रही हो, ठीक है, ये अलग केस है कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सा मीडियम हुआ? एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, तो एयर, और ये रेयरर हुआ, और ये ग्लास क्या हुआ आपका? डेंसर Dense. मीडियम। सेंसर ये रेयरर है और ये डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाते समय लाइट क्या करेगी? रेयरर से डेंसर जाते समय क्या होता है? लाइट किधर बेंड होती है? नॉर्मल के, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सरफेस पे, मैंने 90 ड्रॉ किया है। देखिए, आपने पढ़ा होगा डॉक्टर अवे, ये अभी भी आपको काम आएगा बच्चों। आप लोग अगर आगे किसी भी एंट्रेंस या कहीं का कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये इस चैप्टर में तो नहीं है, बट ये चैप्टर के साथ ही चल रहा है। डॉक्टर अवे मतलब जब लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाती है, तो क्या होती है? अवे। आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। डॉक्टर मतलब डेंसर टू रेयरर अवे। तो उसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स। रेयरर टू डेंसर, ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी। मतलब ये जो एंगल है ये श्रिंक हो जाएगा टुवर्ड्स होने के लिए। फिर यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे फिर से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर, तो ये क्या हो जाएगा? अवे। तो जो लाइट ऐसे जा रही थी, वो लाइट ऐसे निकल गई है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बता सकते हो?
रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी भी लाइट की होती है। और लाइट की किसी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग जानते हो? आपने पोलराइजेशन सुना है? डायफ्रैक्शन सुना है? चलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग 3D मूवी सुनते हो? आपने 3D मूवी देखा है क्या आप लोगों ने? हेलो सर। टाइम नहीं देखा। जी थैंक यू बच्चों।